दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। क्लासेज आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका कि नाम है भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी, इसका यूनिट सेकंड यानी कि चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। हमारे यूनिट सेकंड का नाम है गुप्त और वाकटक राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य और कला। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हम हमारी फर्स्ट यूनिट भी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त प्रशासन। तो मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ ऐतिहासिक प्रवृत्तियां और गुप्त काल को स्वर्ण युग को क्यों कहा जाता है ये सब पढ़ा, और जो तीसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था गुप्त काल का उदय। तो उसमें हमने गुप्त काल का उदय कैसे हुआ और उसमें कौन से शासक थे। तो उसमें हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ा जो कि गुप्त काल के थे, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा गुप्त प्रशासन, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त प्रशासन, तो इसके अंदर प्रशासन यानी कि शासन कैसे करते थे उस टाइम पे गुप्त काल में, तो ये पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम कि उस टाइम पे वो जो गुप्त थे, गुप्त काल के जो शासक थे वो अपने राज्य के अंदर कैसे शासन करते थे। तो गुप्त शासकों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया था। तो जो गुप्त शासक थे इन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक, यानी उत्तर भारत के अंदर हिमालय से विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो इसका मतलब कि गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम हर दिशाओं में फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शासन व्यवस्था को निम्नलिखित लोग मिलकर संभालते थे। अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो वो साम्राज्य था वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो अब इतने बड़े साम्राज्य पर सिर्फ एक राजा तो उसको संभाल नहीं सकता था, एक राजा तो शासन कर नहीं सकता था। तो अब उसको शासन चलाने के लिए शासन व्यवस्था में जो है बहुत सारे लोग मिलकर उस एक साम्राज्य को संभालते थे। तो वो लोग जो होते थे, सबसे पहले तो शासक ही होता था, राजा, मंत्री, राजकुमार, केंद्रीय अधिकारी। अब केंद्रीय अधिकारी में भी बहुत सारे अधिकारी होते थे जैसे कि प्रतिहार, महाप्रतिहार, सेनापति, महासेनापति, महासंधि विग्रहिक, दंडाधिकारी, कुमार मात्य, विनय स्थिति स्थपक। तो ये केंद्रीय अधिकारी होते थे। उसके बाद सेना और सेनापति, दंडाधिकारी, तो ये सब जो है शासन व्यवस्था को ये सब लोग मिलकर संभालते थे क्योंकि एक इतना बड़ा साम्राज्य, उस पर सिर्फ एक बंदा तो उसको संभाल नहीं सकता, कहाँ तक संभालेगा। तो इसलिए उसने अपनी एक पूरी शासन व्यवस्था बना रखी थी, बहुत सारे लोगों को मिला रखा था। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे टाइम पे केंद्र सरकार है हमारी, तो वैसे तो एक प्रधानमंत्री होता है जो पूरे देश को संभालता है, लेकिन वो इकलौता तो नहीं संभाल सकता ना। तो क्या होता है, उनके नीचे बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे लोग उनके नीचे काम करते हैं जिससे कि वो सब लोग एक साथ मिलकर पूरे देश को संभालते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे गुप्त प्रशासन में भी था। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शासक यानी कि राजा और सम्राट के बारे में, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में राजा का शासन था, यानी कि गुप्त साम्राज्य के अंदर मेन शासन जो था वो राजा का था। जैसे हमारे में मेन जो है वो प्रधानमंत्री का है। तो यहाँ राजाओं द्वारा शासन किया जाता था और शासन व्यवस्था पर राजा की पूरी तरह से नियंत्रण होता था। जैसे कि हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे देश के अंदर जो भी हो रहा है उस सब पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहता है। तो ऐसे उस टाइम पे जो भी शासन व्यवस्था थी उस पर राजा का पूरी तरह से नियंत्रण होता था। राजा अपने आप को देवी के यानी कि देवों के समान मानता था। तो राजा जो है वो अपने आप को देवों के समान मानता था और बताता था, जिससे उसकी प्रजा उसे भगवान मानती थी और उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था हमारा राजा हमारा भगवान है और भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम्राट प्रशासन का मुख्य स्रोत होता था, यानी कि जो भी शासन चलता था उसमें जो सम्राट होता था, जो राजा होता था, वो मुख्य स्रोत था क्योंकि राजा ही हर किसी को नियंत्रित करता था।
तो इसके अधिकार और शक्तियाँ जो थी वो असीमित थी, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं थी राजा की। राजा कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो कार्यपालिका क्या, जो कार्य करती है, तो जो राजा होता था वो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था, यानी कि जब कोई युद्ध होता था तो जो महासेनापति जो होता था वो राजा होता था और वो अपनी सेना का नेतृत्व करता था। वो युद्ध के समय खुद सेना का संचालन करता था, यानी कि पहले राजा होता था, पूरी सेना में सबसे आगे राजा होता था, फिर सेनापति होता था और फिर उसके बाद जितने भी सारे योद्धा वगैरह होते थे वो सब होते थे। गुप्त शासन व्यवस्था में रानियों का भी महत्व होता था। तो अब जैसे कि राजाओं का महत्व था तो उस तरीके से उस पूरी शासन व्यवस्था में रानियों का भी महत्व था, क्योंकि ये राजा के साथ मिलकर शासन व्यवस्था चलाती थी। तो राजा को जैसे अगर कोई दिक्कत होती थी शासन व्यवस्था चलाने में तो राजा जो है रानी की मदद लेता था। न्याय व्यवस्था में भी आखिरी फैसला सम्राट का यानी कि राजा का ही होता था। तो जैसे कि अगर न्याय व्यवस्था, तो उसके अंदर अगर जैसे राजा ने कोई न्याय लिया है तो उसने कोई न्याय दे दिया किसी को, तो जो आखिरी फैसला होता था वो सम्राट का ही माना जाता था। यानी अब राजा ने जो कह दिया वही कह दिया, अब वो फैसला बदला नहीं जाएगा। उससे पहले अगर किसी और ने उसको न्याय दिया है तो राजा उसको बदल सकता है, लेकिन राजा की बात को कोई नहीं मना कर सकता है। शासन व्यवस्था के सभी अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। तो जो पूरा शासन व्यवस्था होता था, मतलब कि राजा के साथ मिलकर जो भी लोग शासन संभालते थे, उसमें जितने भी सारे अधिकारी होते थे तो उन सब की जो नियुक्ति है वो राजा खुद करता था। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मंत्री। तो मंत्री जो है वो शासन व्यवस्था में उसका क्या रोल था। तो मंत्रीगण यानी कि जो भी मंत्री होते थे वो राजा को शासन व्यवस्था चलाने में सहायता करते थे, मदद करते थे राजा की। मंत्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता था, यानी किस मंत्री की कितनी कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता था। उनके अलग अलग पद उनको दे दिए जाते थे। मतलब एक तो महामंत्री होता था, फिर कुछ छोटे छोटे मंत्री होते थे अलग अलग पदों पर, ठीक है। तो हर विभाग का अपना मंत्री नियुक्त किया जाता था। डिपार्टमेंट, विभाग यानी कि डिपार्टमेंट, जैसे कि आज के हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चल रही है बिल्कुल वैसी ही है। जैसे कि कैसे, पहले हमारा प्रधानमंत्री होता है तो उसको हम कह देते हैं कि वो राजा है, सम्राट है। उनके नीचे जो हमारे सीएम वगैरह जितने भी मंत्री होते हैं वो सब हमारे मंत्री हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको, जैसे कि हमारे आज के टाइम पे हर डिपार्टमेंट का अलग मंत्री है, जैसे कि रेल मंत्री होते हैं, खाद्य मंत्री होते हैं, है ना, और विदेश मंत्री होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का अलग मंत्री है। तो इसी तरीके से उस समय पे भी हर विभाग का अपना मंत्री नियुक्त किया जाता था और मंत्रियों की जो नियुक्ति थी वो राजा द्वारा की जाती थी। जैसे हमारे टाइम पे प्रधानमंत्री अपना जो है वो अपने मंत्री चुनते हैं, तो उस टाइम पे राजा अपना मंत्री खुद चुनता था। मंत्रियों में सैनिक योग्यता का होना अनिवार्य होता था, यानी कि जो भी मंत्री चुने जाएंगे उनमें सैनिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उन्हें लड़ना आना चाहिए, युद्ध करना आना चाहिए। क्यों? अब क्योंकि आप सोचो कभी ऐसा टाइम पड़ जाए कि किसी दूसरे देश ने, किसी दूसरे राज्य ने हमला कर दिया और सैनिक जो है वो कम है, तो कहाँ से लाएंगे सैनिक। तो हर किसी को जो है, हर मंत्री को सैनिक योग्यता का होना ज़रूरी था। नेक्स्ट जो है वो है हमारा राजकुमार। राजकुमार कौन होते हैं? तो राजा के बेटे को राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राजा का बड़ा पुत्र यानी कि बेटा सामान्यतः यानी कि नॉर्मली जो क्या होता था, राजा का बड़ा बेटा होता था, उसको उत्तराधिकारी चुना जाता था। उत्तराधिकारी यानी कि कौन, यानी कि अब जब राजा का देहांत हो जाएगा तो उसके बाद शासन कौन करेगा, तो उसका उत्तराधिकारी चुना जाता था। लेकिन अगर किसी राजा का बड़ा बेटा जो होता था वो अयोग्य हो, यानी कि उसमें सारी खूबियां ना हो एक राजा बनने की, तो वो किसी दूसरे योग्य राजकुमार को भी अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। यानी कि ज़रूरी नहीं है बड़े बेटे को ही बनाएगा, अगर उसका छोटा बेटा जो है वो लायक है राजा बनने के तो वो अपने छोटे बेटे को भी बना सकता था। और अगर उसका कोई पुत्र ही नहीं है तो वो अपने किसी मंत्री वगैरह को भी अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। राजकुमार या फिर युवराज अपने पिता की प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। तो प्रशासन चलाने में अपने राज्य में राजकुमार अपने पिता की मदद करते थे, यानी कि सम्राट की मदद करते थे। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय अधिकारी। तो अभी मैंने आपको केंद्रीय अधिकारी बहुत सारे बताए थे। तो गुप्त काल के अभिलेखों की जब इतिहासकारों ने पढ़ाई यानी कि अध्ययन किया तो उन्हें उनमें कई सारे नाम मिले, तो जो कि उनके हिसाब से केंद्रीय अधिकारियों के नाम थे।
तो जब इतिहासकारों ने गुप्त काल से मिले हुए अभिलेखों की पढ़ाई की तो उन्हें उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम मिले। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये जो नाम है उनके हिसाब से ये केंद्रीय अधिकारियों के नाम थे। तो पदाधिकारियों के निम्नलिखित नाम इस प्रकार है। तो जो केंद्र अधिकारी थे उनमें अलग अलग पद के अधिकारी के नाम दिए गए हैं। तो पहला है प्रतिहार और महाप्रतिहार। तो ये क्या करते थे? ये राजा के दरबार के प्रमुख अधिकारी होते थे, यानी कि मेन अधिकारी होते थे। जो लोग राजा से मिलना चाहते थे उन्हें पहले प्रतिहार से अनुमति पत्र लेना होता था। यानी कि राजा तो इतना बड़ा था, अब हर कोई मुंह उठा के तो सीधा राजा से मिलने नहीं आ सकता था ना। तो लोग जो ना राजा से मिलना होता था उन्हें पहले प्रतिहार से अनुमति पत्र लेना होता था। अगर प्रतिहार उन्हें अनुमति पत्र देगा तो ही वो राजा से मिल सकेंगे, वरना नहीं मिल सकेंगे। नेक्स्ट है सेनापति या फिर महासेनापति। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो सेना का नेतृत्व करता था उसको सेनापति या फिर महासेनापति कहते थे। ये राजा के आदेश अनुसार काम करते थे। तो राजा इन्हें जो भी कहता था ये वही करते थे, फालतू में और कोई काम नहीं करते थे। तीसरा है हमारा महासंधि विग्रहिक। तो ये गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था। जैसे कि युद्ध का और शांति का, संधि का मतलब ये होता है मतलब शांति, मतलब एक दूसरे से मेल जोल करके रखना। तो जैसे कि अगर राजा को किसी राज्य में या फिर देश में संधि का प्रस्ताव आगे रखना होता था, शांति का प्रस्ताव, तो वो इस मंत्री को भेजता था। या फिर अगर युद्ध के बारे में भी बोलना है तो वो इस मंत्री को आगे भेजता था। तो ये गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। नेक्स्ट हमारा दंडाधिकारी। तो ये अधिकारी जो है पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। जैसे आज के टाइम पे हमारे डीएसपी आईपीएस वगैरह होते हैं, तो ऐसे उस टाइम पे दंडाधिकारी होते थे। नेक्स्ट है हमारा कुमारमात्य। तो उच्च अधिकारियों के वर्ग को कुमारमात्य कहा जाता था। यानी कि जब बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का एक ग्रुप बन जाए तो उस पूरे ग्रुप को कुमारमात्य कहा जाता था। तो इस वर्ग के जो अधिकारी होते थे उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें ऊंचे से ऊंचे पद नियुक्त किए जाते थे। यानी कि उनकी योग्यता कैसी है, उनकी कैपेसिटी के, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको ऊंचे से ऊंचे पद दिए जाते थे। तो ये जो पूरा ग्रुप था इसको कुमारमात्य कहते थे। इतिहासकारों के अनुसार कुमारमात्य प्रांतों के अधिकारी होते थे। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो कुमारमात्य होते थे ये प्रांतों के अधिकारी होते थे। तो जो राज्य होते हैं, राज्यों में प्रांतें बटी होती हैं, तो ये प्रांतों के अधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करते थे। तो ये जो कुमारमात्य होते थे ये स्थानीय प्रशासन में और केंद्रीय प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करते थे, उनको जोड़ने का काम करते थे। नेक्स्ट हमारे विनय स्थिति स्थापक। तो ये धार्मिक मामलों के मुख्य अधिकारी होते थे। धर्म से रिलेटेड सारी जो होती बात ये यही संभालते थे। जो सार्वजनिक मंदिरों के प्रबंध की देखरेख भी करते थे, यानी कि जो भी सार्वजनिक मंदिर होते थे उनकी देखरेख भी यही करते थे। अब गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था को कई भागों में बांटा जा सकता है। तो जैसे कि केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैनिक संगठन, राजस्व व्यवस्था। तो ये अलग अलग भागों में बांटती है पूरी प्रशासन व्यवस्था को। जैसे हमारे देश में फ्रेंड्स एक तो है मतलब केंद्रीय लेवल पे एक प्रशासन है, फिर दूसरा राज्यों के लेवल पे होता है, फिर राज्यों के अंदर भी हमारे जैसे कि नगर निगम वगैरह होते हैं। तो मतलब अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो केंद्रीय प्रशासन, तो राजा को केंद्र माना जाता था, यानी कि राजा जो होता था वो सेंटर होता था, यानी कि पूरा प्रशासन राजा संभालता था, तो राजा को केंद्र माना जाता था। तो राजा जो प्रशासन संभालता था उसको केंद्रीय प्रशासन कहते थे। तो गुप्त काल का प्रशासन सीधे राजा के यानी केंद्र के हाथ में था और बाकी सब राज्यों को शासन करने में मदद करते थे। तो इसे ही केंद्रीय प्रशासन कहते हैं। जैसे कि हमारे टाइम पे प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ होता है और बाकी सब प्रधानमंत्री की मदद करते हैं। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन। तो गुप्त साम्राज्य जो है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसको अच्छे से चलाने के लिए अनेक प्रांतों में बांटा गया था। तो प्रांत पर शासन करने के लिए राजकुमार या फिर राजकुल से संबद्ध व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। यानी कि अब पूरे साम्राज्य को प्रांतों में तो बांट दिया। सोचो ये पूरा साम्राज्य है, इसको 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। तब उन प्रांतों पर या तो राजकुमार शासन करता था या फिर राजकुल से रिलेटेड कोई भी एक व्यक्ति शासन कर लेता था। यानी कि राजा का बेटा ना हुआ
उसके चाचा भतीजा जो भी हो, कोई भी कर लो। नेक्स्ट है नगर प्रशासन। तो प्रांत जो है वो अनेक जिलों और नगरों में बटे होते थे और हर नगर का अपना प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी कि उस पर शासन करने वाला एक अपना खुद का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है हमारा ग्राम प्रशासन। क्या है ग्राम प्रशासन? ग्राम का मतलब होता है गांव। तो गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और जिसका प्रशासन जो है वो ग्राम सभा या फिर ग्राम जनपद द्वारा चलाया जाता था। तो ग्राम सभा जो होते हैं वो गांव के सभी ज़रूरी काम करते थे, जैसे कि गांव की सुरक्षा, निर्माण कार्य, जनता की समस्याओं को सुलझाना। तो ये ग्राम सभा जो होते हैं ये गांव का ही कोई एक आदमी होता था जिसे गांव वाले मिलकर एक चुनते थे, यानी वोट करते थे कि किसको बनाया जाए और उसी को ग्राम सभा या फिर ग्राम जनपद बना देते थे। अब नेक्स्ट है हमारा राजस्व व्यवस्था। राजस्व का मतलब ही होता है टैक्स। तो उस टाइम पे टैक्स की व्यवस्था कैसी थी? अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो राजा जो सम्राट होता था वो अपने पूरे साम्राज्य को कैसे चलाएगा? तो उसके लिए उसे पैसों की जरूरत तो होती थी। तो वो पैसा कैसे लेता था? तो गुप्त काल में भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। तो गुप्त काल में जितनी भी भूमि होती थी उस पर राजा का हक होता था, लेकिन कुछ ऐसी भूमि भी थी जिस पर किसानों का निजी स्वामित्व होता था, यानी कुछ भूमि ऐसी भी होती थी जो किसानों की खुद की होती थी। राजस्व यानी कि कर यानी कि टैक्स जो है वो उपज का छठा भाग होता था, यानी कि किसान जितनी भी खेती करते थे, जितनी भी फसल उगाते थे, उसका छठा भाग जो होता था वो कर के रूप में उन्हें राजा को देना होता था। इसके अलावा व्यापारिक वस्तु, चरागाह, वनों, नमक आदि पर भी कर लगाए जाते थे, यानी कि अब व्यापार से रिलेटेड कोई भी वस्तु वो खरीद रहे हैं, चरागाह यानी कि अगर उन्हें अपनी बकरी गाय जो चराने जाना है, ऐसे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पे घास उगी रहती है और वहाँ पे जानवर जो है चरने जाते हैं, तो ऐसी जगह को चरागाह कहते हैं। तो अगर उन्हें अपनी बकरी गाय वगैरह को चरागाहों में चराने ले जाना है, वनों से कुछ लेना है, नमक आदि पर भी उन्हें कर देना पड़ता था राजा को। सरकार या फिर राजा को अपने साम्राज्य को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती थी, तो राजा वो धन जनता से कर के रूप में वसूलता था और मैक्सिमम जो कर लिया जाता था वो किसानों से लिया जाता था, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। नगर से आने वाली चीज़ों पर चुंगी यानी कि एक तरीके का कर था वो लगाया जाता था, यानी कि शहरों से कोई चीज़ आती थी तो उस पर चुंगी नाम का एक टैक्स लगा दिया जाता था। यहाँ तक कि अपराधियों पर भी जुर्माना लगाया जाता था, यानी कि जो अपराध करने वाले होते हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जाता था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूमि अनुदान। मैंने आपको पहले भी बताया था भूमि अनुदान का मतलब क्या होता है। तो भूमि अनुदान का मतलब होता है भूमि दान करना। तो भूमि अनुदान का अर्थ होता है भूमि का दान। तो भूमि अनुदान धार्मिक और पूजा पाठ कराने वाले पंडितों को और पदाधिकारियों को दिया जाता था। तो यानी कि जो धार्मिक और पूजा पाठ कराते थे ब्राह्मणों को दिया जाता था भूमि का दान, या फिर पदाधिकारी उनको दिया जाता था। भूमि अनुदान जो है वो राजा द्वारा किया जाता था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पूरी भूमि का जो स्वामित्व होता था वो राजा का होता था, राजा स्वामी होता था। तो राजा जो था वो भूमि का दान करता था। ज़्यादातर राजा भूमि अनुदान ब्राह्मणों को करता था, यानी कि मैक्सिमम राजा जो था वो भूमि का दान ब्राह्मणों को करता था, यानी कि वो ब्राह्मणों को भूमि दान में दे देता था। दान में की गई भूमि से राजा को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था, यानी कि जो भूमि उसने दान में दे दी उससे उसको कोई टैक्स नहीं मिलता था। और अगर ब्राह्मणों को दी गई भूमि बंजर या फिर जंगली होती थी तो ब्राह्मण उस पर खेती शुरू कर दूसरे लोगों का मार्गदर्शक बन सकता था। यानी कि अगर राजा ने जो भूमि उसको दी है वो बंजर है या फिर जंगली है तो ब्राह्मण उस पर खेती करके दूसरे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता था, यानी कि उनको सिखा सकता था कि ऐसी ज़मीन पर भी भूमि मतलब खेती की जा सकती है। ब्राह्मण कृषि पाराशर नाम की किताब पढ़कर कृषि कार्यों में प्रवीण हो गए थे। तो एक कृषि पाराशर नाम की किताब थी जिसको पढ़कर ब्राह्मण जो थे वो कृषि में प्रवीण हो गए थे, यानी अच्छे हो गए थे। भूमि अनुदान पहले बहुत कम था, लेकिन लगभग 8वीं सदी तक इसका विस्तार यानी कि फैलाव हो गया था। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो भूमि अनुदान था वो कम ही होता था, राजा बहुत कम भूमि दान करते थे, लेकिन 8वीं सदी तक इसका विस्तार हो गया, फैलाव हो गया और इसने धीरे धीरे राजनीतिक अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया था। भूमि अनुदान के धार्मिक लाभ भोगने वालों में मंदिर, मठ और ब्राह्मण शामिल थे।
तब भूमि अनुदान के जो धार्मिक लाभ भोगने वाले थे वो थे मंदिर, यानी कि भूमि जो दान में दी जाती थी वो मैक्सिमम मंदिरों को, मठ को और ब्राह्मणों को दी जाती थी। ये अनुदान धार्मिक पंथों को मजबूत बनाते थे। तो जो भूमि दान दी जाती थी ये धार्मिक पंथों को मजबूत बनाते थे। और जो मंदिरों का प्रबंधन देखते थे, मंदिर के रखरखाव के लिए उन्हें गांव भी दिए जाते थे, यानी कि मंदिर के रखरखाव के लिए ब्राह्मणों को गांव भी दान में दे दिए जाते थे। दान में दिए गए गांव को अग्रहार कहा जाता था। तो अब जो ब्राह्मणों को दान में गांव दिए जाते थे राजा के द्वारा, उनको अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे प्राप्त करने वाले ब्राह्मण जरूर ही विशेष हैसियत के रहे होंगे। तो क्या था फ्रेंड्स, हर किसी को तो राजा जो है, हर ब्राह्मण को तो जमीन दान में नहीं देते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जिन भी ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती थी वो जरूर ही अलग हैसियत के होते होंगे। ब्राह्मणों को उपहार देना कलयुग के बुरे प्रभावों से बचाव माना जाता था। तो राजा जो थे वो ब्राह्मणों को उपहार में ज़मीन इसलिए भी दे देते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि उन्होंने कलयुग में, मतलब कलयुग के आने वाले जो भी प्रभाव हैं उनसे वो बच सकते हैं। गुप्त काल में पद अधिकारियों को भूमि दान से मिले कर से पुरस्कृत किया जाता था। तो क्या होता था, गुप्त काल में जितने भी पद अधिकारी होते थे तो भूमि दान से, यानी जो भूमि दान में की जाती थी उससे जो भी कर मिलता था उससे उनको पुरस्कृत किया जाता था पद अधिकारियों को। नेक्स्ट है, इस काल तथा उसके बाद के भूमि अनुदान का जिक्र शिलालेखों में मिलता है। तो गुप्त काल के और उसके बाद में जो भी भूमि अनुदान किए गए, भूमि का दान किया गया, उनका जिक्र जो है वो शिलालेखों से मिलता है। जिन लोगों को भूमि अनुदान दिया जाता था वो किसानों को अपनी ओर से लड़ने के लिए मजबूर करते थे। तो क्या होता था, जिन लोगों को भूमि अनुदान दिया जाता था, मैक्सिमम ब्राह्मणों को ही दिया जाता था, तो वो क्या होता था, किसानों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए मजबूर करते थे। किसानों को अपना एक तरीके से सैनिक बना लेते थे और किसानों से ज़बरदस्ती खेती भी कराते थे और उन्हें कोई पैसा भी नहीं देते थे। और अनुदान धर्म प्रचार की प्रक्रिया के भी अंग थे। तो अनुदान यानी कि जब किसी को ज़मीन दान की जाती थी तो इसके ज़रिए धर्म प्रचार भी किया जाता था। तो धर्म प्रचार की प्रक्रिया जो थी इसके अंग थे अनुदान, यानी कि ज़मीन का दान करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा, ये पूरा टॉपिक। इसमें ये इम्पॉर्टेंट था जो भी मैंने आपको गुप्त प्रशासन के बारे में बताया, भूमि अनुदान बताया, ये सब इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमें हमारी सोशल साइट मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी हमने अपना ट्विटर पे एक नया पेज बनाया है तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए।